वेलकम टू अरियंत। आज स्टार्ट करेंगे हम अध्याय 4। और प्यारे बच्चों, अध्याय 4 आपका संबंधित है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी आज की इस अध्याय में हमें ये पढ़ना है वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर वैश्वीकरण कितना महत्व रखता है या क्या क्या इंपॉर्टेंस वैश्वीकरण की होती है। देखिए, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखिए बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बहुराष्ट्रीय वर्ड से क्लियर है, यानी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो बहु प्लस राष्ट्र, ठीक है। यानी एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर फैली हुई हो या बहुत सारे देशों के अंदर संचालित की जा रही हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, ठीक है। यानी एक ऐसी कंपनी जो दो या दो से ज्यादा देशों के अंदर फैली हुई हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी बनती कैसी है? जैसे कोई भारत की कोई भी कंपनी है, वो भारत के साथ साथ यूएसए, यूरोपियन देशों के अंदर, यूरोप में, कनाडा में, जापान में, चाइना में, यानी दो या दो से ज्यादा देशों के मध्य अगर संचालित हो रही है तो उसे भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी दो या से अधिक देशों के अंदर क्यों संचालित की जाती है? क्योंकि हो सकता है हम अपनी जो कंपनी भारत की बहुराष्ट्रीय है वो हमारे देश में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके हमारे देश से तो लाभ की प्राप्ति करती ही है, और साथ ही साथ हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु ये देश विश्व के अन्य और देशों के अंदर भी संचालित हो रही है। तो इसका अभिप्राय है कि जब ये दूसरे देशों के अंदर अधिक मात्रा में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके वहां के बाजारों में वस्तुओं को बेचा जाएगा, तो वहां से भी हमें क्या होगी? आय की प्राप्ति होगी, और हमारे विदेशी विनिमय भंडार अर्थात हमारे पास विदेशी मुद्राओं का जो स्टॉक है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य फैली हुई रहती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, जिन पर नियंत्रण का स्वामित्व भी हमारा होगा, उन पर कंट्रोल भी हमारा होगा, उन्हें रेगुलेट भी हम ही करेंगे और उनको ऑपरेट करने का काम भी हमारा ही होगा। तो देखिए बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में, किसकी बात की जा रही है? एक से अधिक देशों की बात की जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्वामित्व रखती है। यानी एक ऐसी कंपनी जो दो या दो से ज्यादा देशों के अंदर अपना नियंत्रण भी रखती हो और स्वामित्व भी रखती हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। यह उन प्रदेशों में कार्यालय एवं उत्पादन के कारखाने स्थापित करती है जहां सस्ते श्रमिक एवं संसाधन प्राप्त होते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करेगी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जहां सस्ते श्रमिक मिल जाए। सस्ते श्रमिक का मतलब है कि जब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किसी भी कंपनी को श्रमिक खरीदने पड़ते हैं, तो श्रमिक की जो रेट है, यानी जो वर्तमान मजदूरी दर है, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों के अंदर संचालित की जाती है जहां पर उत्पादन की तकनीक सस्ती होती है, जहां पर श्रमिक सस्ता होता है, ताकि उस कंपनी के उत्पादन की लागत में क्या है? कमी। और जैसे लागत में कमी आएगी तो उस फर्म के लाभों में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए बोला गया है कि जहां सस्ते श्रमिक एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। उत्पादन लागत, देखिए बच्चों, उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि उत्पादन करने के लिए हमें कई सारे उत्पादन के साधनों की व्यवस्था करनी होती है। यानी उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? उत्पादन के साधनों की सहायता से किया जाता है। और उत्पादन के साधन क्या होते हैं? भूमि उत्पादन का साधन कहलाता है, श्रम उत्पादन का साधन कहलाता है, पूंजी उत्पादन का साधन होती है, और साहस ये भी एक उत्पादन का साधन होता है। यानी उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। तो इन चारों उत्पादन के साधनों को लगाकर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो भूमि खरीदने के लिए भूमि में प्राकृतिक चीजों को शामिल किया जाता है। यानी भूमि का अभिप्राय
अर्थशास्त्र में किन चीजों से लिया जाता है प्रकृति के निशुल्क उपहार। जो चीजें प्रकृति ने हमें निशुल्क उपहार के रूप में दी है उसको भूमि में काउंट किया जाता है, जैसे नदियां, पहाड़, वन, झरने, तालाब, पानी, हवा, ये सब चीजें हमें प्रकृति ने निशुल्क उपहार के रूप में दिए और इन सबको भूमि के अंदर शामिल किया जाता है। इसलिए भूमि उत्पादन का पहला साधन होती है। तो आप ये कह सकते हो कि भूमि प्रकृति का निशुल्क उपहार है, क्योंकि ये सब चीजें प्रदान करने के लिए निशुल्क उपहार, क्योंकि ये सब चीजें प्रदान करने के लिए हमसे भूमि ने किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया है। तो उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको भूमि की व्यवस्था करनी है, श्रम इकट्ठा करना है, पूंजी लगानी है और साहसी को लाभ देना है। तो ये सब उत्पादन के साधन होते हैं और उत्पादन करने के लिए इन साधनों पर जो खर्चा करना होता है उन्हें उत्पादन के साधन कहा जाता है, उत्पादन की लागत कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भूमि को दिया जाने वाला जो रेम्यूनरेशन होता है यानी जो प्रतिफल होता है उसे कहा जाता है लगान। यानी भूमि खरीदने के लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है, लगान चुकाना पड़ता है। श्रम को क्या चुकानी पड़ेगी, आपको मजदूरी चुकानी पड़ती है श्रम को। और पूंजी पर क्या देना होगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। और साहसी का मतलब उत्पादन के सारे ही खर्चे निकलने के बाद जो पैसा बचता है वह साहसी का क्या होगा, लाभ माना जाएगा। तो उत्पादन लागत का भी प्राय होता है। उत्पादन करने के लिए इन साधनों पर जो खर्चा करना होता है उसे उत्पादन की लागत कहा जाता है। तो उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने, देखो ये अपने आप अगर बहुत अच्छा सा रूल है, जिस फर्म ने अपने उत्पादन की लागत को कम कर लिया है उस फर्म का लाभ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि उत्पादन और लागत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है या लाभ और लागत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन लागत में कमी तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह प्रयास करती है कि वो कम से कम वाली उत्पादन की लागत को या उत्पादन की तकनीक का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करें। वे अपने अंतिम उत्पादों का मतलब होता है ऐसे उत्पाद जो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो गए। दो तरीके के उत्पाद होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो होता है मध्यवर्ती उत्पाद और एक होते हैं अंतिम उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद का मतलब ऐसे उत्पाद जिनको वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग में लेना पड़ेगा, आप उनका डायरेक्ट कंजप्शन, उनका उपभोग नहीं किया जा सकता। और अंतिम उत्पाद जो पूरी तरीके से बनकर के रेडी हो गए हैं, अब डायरेक्ट कंज्यूमर उसका लास्ट क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं तो मोबाइल हमारे लिए अंतिम वस्तु का काम करती है क्योंकि उसका डायरेक्ट हम कंजप्शन करेंगे, जबकि मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि जब तक बैटरी नहीं होगी तब तक मोबाइल का बनना संभव नहीं है। तो बैटरी मोबाइल के लिए मध्यवर्ती वस्तु का काम करती है, लेकिन उपभोग केवल अंतिम वस्तु का ही किया जाता है। तो वे अपने अंतिम उत्पाद को वैश्विक रूप से बेचती है, यानी पूरे देशों में बेचती है जहां जहां पर भी उसकी ब्रांचेस फैली होती है, और वैश्विक रूप से ही माल एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन प्रक्रिया को छोटे भागों में बांटी जाती है और विश्व भर में फैला दिया जाता है, यानी उत्पादन करके उसको संपूर्ण विश्व के अंदर बेचा जाता है जहां जहां पर भी उसके कारखाने स्थापित है या जिन देशों के अंदर वो बहुराष्ट्रीय कंपनी संचालित की जा रही है। तो प्यारे बच्चों ये सबसे पहला मीनिंग हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। आगे बात करते हैं हम लोग विदेशी व्यापार और बाजार एकत्रीकरण। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार को फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। देखिए बच्चों विदेशी व्यापार क्या होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच, अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार,
यानी जब भी कोई भी व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है तो उससे विदेशी व्यापार के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा व्यापार जो कहां होता है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। यानी कि बच्चों, जैसे मान लो भारत अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात करता है, यानी इन देशों को वस्तुएं भी बेचता है और साथ ही साथ जो वस्तु हमारे देश में उपलब्ध नहीं है या जिन वस्तुओं का हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है, इन वस्तुओं को दूसरे देशों से भी खरीदा जाता है। यानी विदेशी व्यापार के अंदर क्या होता है, एक देश शेष विश्व को यानी दुनिया के अन्य देशों को या तो वस्तुओं सेवाओं का विक्रय करता है या वो देश अन्य देशों से वस्तुओं सेवाओं का क्या करता है, क्रय करता है। इसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। कुल मिलाकर के दो या दो से ज्यादा देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और प्यारे बच्चों, विदेशी व्यापार के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। अगर पहले पहलू की बात करूं मैं तो कहेंगे अपन आयात, और दूसरे पहलू की बात करूं तो कहेंगे अपन निर्यात। आयात का मतलब इंपोर्ट करना होता है और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, आयात इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट। और विदेशी व्यापार के अंदर दो ही चीजें की जाती है, या तो आयात किया जाएगा या फिर निर्यात किया जाएगा। अब आप लोग आयात और निर्यात का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आयात किसे कहा जाता है और निर्यात किसे कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आयात का मतलब होता है जब किसी एक देश के द्वारा दुनिया के अन्य देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, तो इसे आयात कहा जाता है। और जब एक देश के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय दुनिया के अन्य देशों को किया जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता है। शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं, दूसरे देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करना आयात कहलाता है और दूसरे देशों को वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना निर्यात कहलाता है। तो यहां पर अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आयात का मतलब होता है अन्य देशों से क्रय करना, अन्य देशों से क्रय, खरीदना। और निर्यात का मतलब होता है अन्य देशों को विक्रय करना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, तो हमने पढ़ा कि विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। दो इसके महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक आयात होता है यानी इंपोर्ट, एक निर्यात होता है यानी कि एक्सपोर्ट। आयात का मतलब एक देश द्वारा दुनिया के अन्य देशों से वस्तुओं सेवाओं को क्रय करना, ये आयात कहलाता है। और निर्यात का अभिप्राय एक देश द्वारा दूसरे देशों को वस्तुओं सेवाओं का विक्रय करना, वो निर्यात कहलाता है। तो देखिए, विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है। लिखा हुआ है दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है, यानी दुनिया के विभिन्न देश आपस में जब व्यापार करते हैं तो इसे ही विदेशी व्यापार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहा जा सकता है, बाह्य व्यापार भी कहा जा सकता है। बाह्य व्यापार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देश से कहा बेच रहे वस्तुओं सेवाओं को दूसरे देशों के अंदर, इसलिए इसको बाह्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्देशीय व्यापार भी कहा जाता है। ठीक है, यानी विदेशी व्यापार को क्या क्या बोल सकते हो आप, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोल सकते हो, अंतर क्षेत्रीय व्यापार बोल सकते हो। ठीक है, और साथ के साथ ही बाह्य व्यापार भी बोल सकते हो। अब अभी हमने रिसेंटली में डिस्कस करा कि इसके अंदर एक तो आयात शामिल किए जाते हैं और एक क्या शामिल किए जाते हैं, निर्यात, और एक क्या शामिल होते हैं, पुनर्निर्यात। अब बच्चों एक मीनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग कि पुनर्निर्यात से क्या अभिप्राय होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं विदेशी व्यापार में एक तो आयात को शामिल किया जाता है और एक निर्यात को शामिल किया जाता है और एक क्या शामिल होता है, पुनर्निर्यात। ठीक है, आयात का मतलब आपने समझ लिया, निर्यात का मतलब आपने समझ लिया। अब पुनर्निर्यात का मतलब समझते हैं कि पुनर्निर्यात किसे कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पुनर्निर्यात से क्या अभिप्राय है। सपोज करिए कि भारत ने अमेरिका से कोई वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया है, लेकिन उन वस्तुओं सेवाओं को क्रय करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि भारत उसका क्या करेगा, उपभोग करेगा।
उसके पीछे उद्देश्य ये है कि भारत भी उन वस्तुओं का किसी अन्य देशों को क्या कर देगा, निर्यात कर देगा। उसे कहा जाता है पुनः निर्यात। यानी क्या करा हमने, अन्य देशों से वस्तु सेवाओं का आयात करा और उस किए हुए आयात को अपने उपभोग में काम में न लेकर उसको किसी तीसरे देश को क्या कर दिया, निर्यात कर दिया। इसे कहा जाता है पुनः निर्यात। फॉर एग्जांपल अगर अपन समझे, सपोज करिए कोई मशीन ऐसी है जिसका हमने किसी दूसरे देश से आयात कर लिया। अब उस मशीन को हम भारत में प्रयोग में न लेकर उस मशीन का किसी तीसरे देश को अपन निर्यात कर देते हैं। श्रीलंका को अपन ने निर्यात कर दिया, तो इसे कहा जाएगा पुनः निर्यात। यानी निर्यात करने के उद्देश्य से किसी दूसरे देश से आयात करना, इसे पुनः निर्यात के नाम से जाना जाता है। तो आप बोल सकते हो कि विदेशी व्यापार के अंदर आयात के साथ साथ निर्यात और निर्यात के साथ साथ पुनः निर्यात को शामिल किया जाता है। विदेशी व्यापार बाजारों के एकत्रीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है। अब विदेशी व्यापार बाजारों के एकत्रीकरण में किस प्रकार से मदद करता है, ये चीजें हमें देखनी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है देशों के मध्य माल एवं सेवाओं के आवागमन की सुविधा। यानी अगर मान लीजिए कोई देश कोई वस्तु आपके देश में उत्पादित नहीं होती, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से उसको क्रय करना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु आपके पास आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती है और किसी देश को उसकी आवश्यकता है, तो आप उसका क्या कर दोगे, हमारे देश से निर्यात कर दोगे। यानी विदेशी व्यापार से दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन होता रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है देशों के मध्य माल एवं सेवाओं के आवागमन की सुविधा मिलती है विदेशी व्यापार के थ्रू। दूसरा, विदेशी व्यापार घरेलू बाजार का मतलब होता है आपके देश के जो बाजार है उन्हें घरेलू बाजार कहा जाता है और दूसरे देशों के बाजार हैं उनको विदेशी बाजार कहा जाता है। तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादों को एक अवसर प्रदान करता है। यानी विदेशी व्यापार के थ्रू क्या कर सकते हो, हमारे बाजारों में जो वस्तु सेवाएं बेची जाती है उसको आप विदेशी व्यापार के थ्रू दूसरे देशों में जाइए और दूसरे देशों के बाजारों में बेचिए। कुल मिलाकर के विदेशी व्यापार की सहायता से हमें यह मिलता है कि हम अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के बाजारों में भी पहुंचा सकते हैं और हमारे देश को बाजारों का विदेशी बाजारों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करवा सकते हैं, एक स्पेशल आइडेंटिटी बना सकते हैं। तीसरा, बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपके देश में कोई एक वस्तु है जिसकी केवल 2 या 3 ब्रांड उत्पन्न है और उन 2 या 3 ब्रांड में से आपको चूज करना पड़ता है, लेकिन विदेशी व्यापार के थ्रू आप दूसरे देशों से उस वस्तु की अदर वेराइटी भी मंगा सकते हो, जिससे आपके देश में जितने भी उपभोक्ता उनके पास और ऑप्शन बढ़ जाएंगे कि क्या क्या नए ऑप्शन इस वस्तु के, कौन कौन सी कंपनी का माल वो खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के विदेशी व्यापार के थ्रू उपभोक्ताओं को ज्यादा चयन मिल जाता है, क्योंकि जो वस्तुएं अपने देश में उत्पादित नहीं होगी उन वस्तुओं की जैसी दूसरे देशों से भी मंगवाई जा सकती है। बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। यानी अगर मान लो कोई प्रौद्योगिकी आपके देश में नहीं है और आप उस प्रौद्योगिकी से जो वस्तुएं उत्पादन होती है उनका उत्पादन करना चाहते हो, तो आप दूसरे देशों से डायरेक्ट उस टेक्निक को खरीद सकते हो और उसके माध्यम से अपने देश में ही वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन प्रारंभ कर सकते हो। यानी प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, विदेशी व्यापार का महत्व यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि विदेशी व्यापार के क्या क्या महत्व है। देखिए बच्चों, विदेशी व्यापार किसी भी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों होता है? ये जरूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर जितनी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता होती है और जितनी वैरायटी के विश्व में वस्तुएं उपलब्ध हो, वो सारी ही उत्पादित करने के साधन उस देश के अंदर उपलब्ध हो। ये कभी भी आवश्यक नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने आप में 100% हो, यानी अपने आप में सर्वसंपन्न हो। प्रत्येक देश में किसी न किसी वस्तु के उत्पादन के या तो साधन उपलब्ध नहीं होते या उपलब्ध होते हैं तो कम मात्रा में होते हैं। इस कारण उस देश में उन वस्तुओं की जितनी मांग होती है उस मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाती। फलस्वरूप क्या होता है, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होता है और दूसरे देशों से उन वस्तुओं को क्रय कर लिया जाता है जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं होती। यानी विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि जो वस्तुएं आपके देश में उपलब्ध नहीं है
उन वस्तुओं को आप विदेशी व्यापार के थ्रू दूसरे देशों से मंगाकर अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। दूसरी बात, जो वस्तुएं आपके पास सरप्लस क्वांटिटी में, सरप्लस क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि जो आवश्यकता से ज्यादा उत्पादित होती है और उनका एक स्टॉक अगर आप विदेशों में नहीं बेचोगे तो आपके देश में वो पूरी खपत नहीं हो पाएगी, यानी वस्तुएं बिना बिके रह जाएगी और खराब हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अतिरिक्त जो वस्तुएं हमारे पास उत्पादित होती है उसको अपन बाजारों में दूसरे देशों में बेच देंगे, जिससे उस वस्तु से मिलने वाले दाम हमारे पास आ जाएंगे और पूरे उत्पादन के साधनों की उपयोगिता हो जाएगी। तीसरी बात, अगर किसी वस्तु से उत्पादन करने से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है और उसी वस्तु का उत्पादन आप अपने देश में ही करना चाह रहे हो, विदेशों से उस वस्तु का आयात नहीं करना चाह रहे, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप डायरेक्ट विदेशों से उस टेक्निक को परचेज कर लीजिए जिस टेक्निक से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। तो डायरेक्ट वस्तुएं सेवाएं आपको अपने ही देश में उत्पादित हो जाएगी, किसी दूसरे देश की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अगला पॉइंट अगर अपन बात करें उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग, सपोज करिए हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो घरेलू उद्योग अभी जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन नहीं किया जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम घरेलू उद्योगों को विदेशी व्यापार के साथ जोड़ते हैं, विदेशी प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ते हैं और उनको फायदा पहुंचाते हैं, तो हमारे घरेलू उद्योग प्रोत्साहित होंगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहेंगे ताकि उसका उत्पादन बढ़ करके विदेशी बाजारों में बिके और विदेशों से एक अच्छी खासी आय प्राप्त करके आए, जिससे हमारे उद्योगों, हमारे देश के जो उद्योग है उनको भी संरक्षण प्राप्त होगा और वो सारा कुशल उत्पादन कर पाएंगे। तो विदेशी व्यापार के कई सारे महत्व होते हैं, जैसे मान लो संकट के समय दो या दो से अधिक देशों के मध्य युद्ध हो रहा है, अब युद्ध में प्राकृतिक साधनों का क्या होता है, नुकसान होता है, तकनीकी खराबी हो जाती है और वस्तुएं सेवाएं उस मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाती जिसमें उत्पादित होना चाहिए, शॉर्टेज आ जाती है। तो संकट काल के समय हम क्या कर सकते हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में नहीं हो पा रहा या उनसे संबंधित उत्पादन के साधन युद्ध की वजह से नष्ट हो गए, ऐसी वस्तुओं का डायरेक्ट विदेशों से क्या कर लो, आयात कर लो और अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लो। यानी संकट के समय विदेशी व्यापार हमारी बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो देखिए विदेशी व्यापार के क्या क्या महत्व है। विदेशी व्यापार अर्थात आयात निर्यात, क्योंकि विदेशी व्यापार में मेनली क्या आता है, आयात और निर्यात, और एक पॉइंट और समझाता पढ़ने, पुनः निर्यात। तो विदेशी व्यापार अर्थात आयात निर्यात से सभी देश लाभान्वित होते हैं। भारतीय संदर्भ में विदेशी व्यापार का महत्व निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट, बाजार की उपलब्धता, यानी विदेशी व्यापार से आपको देश में बाजारों की उपलब्धता होगी। कैसे? प्रत्येक देश में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक होता है। देखो मैंने कहा था कि प्रत्येक देश में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है। जैसे हमारे देश में चाय का उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो जितना अधिक उत्पादन हुआ है उसको अपन दूसरे देश के बाजारों में बेच देंगे विदेशी व्यापार के थ्रू, यानी हमें बाजारों की क्या हो गई, उपलब्धता हो गई। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हुआ है जब हम विदेशी व्यापार प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो पहला क्या फायदा मिलता है कि आपको बाजारों की उपलब्धता मिल जाती है यहाँ पर। दूसरा आता है विविध वस्तुओं की उपलब्धता, यानी अगर मान लो कोई वस्तु ऐसी जिसके उत्पादन के साधन आपके देश में नहीं है, जिनको उत्पादन आप नहीं कर सकते, या फिर अगर संसाधन उपलब्ध है तो इस मात्रा में है कि जितनी उत्पादन की आवश्यकता उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा, यानी बाजार की मांग के अनुसार पूर्ति उत्पादित नहीं हो पा रही। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, विदेशी व्यापार के थ्रू दूसरे देशों से उन वस्तुओं सेवाओं का क्रय कर लेंगे, इसलिए हमारे पास कई सारी वस्तुओं का चयन हो जाएगा, जिसे कहेंगे विविध वस्तुओं की उपलब्धता। तो विदेशी व्यापार के माध्यम से अलग अलग देशों से उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होता है। इससे किसी देश को विशेष वस्तु का उत्पादन का अभाव दूर हो जाता है, यानी अगर कोई वस्तु आपके देश में उत्पादित नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट दूसरे देशों से क्रय करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लो। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, भारत में दाल की कमी होने पर ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगाई जाती है, यानी हमारे देश में जितनी दाल की मांग है या जितनी दाल की आवश्यकता है उतनी मात्रा में हमारे देश में दाल का उत्पादन नहीं होता, तो फिर हमें क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया से हम उन दाल का क्या कर लेते हैं, आयात करते, इसलिए हमें विविध वस्तुओं की उपलब्धता बन जाती है विदेशी व्यापार के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों,
उत्पादन विशिष्टीकरण। देखिए बच्चों, विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, यानी किसी एक विशेष वस्तु के उत्पादन में आपको दक्षता प्राप्त है, जिस कैपेसिटी के साथ संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके आप वस्तु का जितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हो उतना आपने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लिया, और उस वस्तु विशेष को उत्पादन करने की दक्षता केवल आपके देश के अंदर ही है, उसे कहते हैं उत्पादन विशिष्टीकरण, यानी किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त होना। तो विदेशी व्यापार तथा विदेशों में किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग होने पर कोई देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग, हमारा जो सॉफ्टवेयर उद्योग है उसमें हमें विशिष्टीकरण प्राप्त है। देखिए अगला है उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति। आपको पता है अगर कोई वस्तु ऐसी है आपके देश में जो आवश्यकता के अनुरूप उत्पादित नहीं की जा सकती, यानी वस्तु की क्या है, शॉर्टेज है, और आपको बाजार का बहुत अच्छे से रूल पता है कि जब भी बाजार में वस्तुओं सेवाओं की शॉर्टेज होती है तो जो प्राइस लेवल है यानी जो कीमत स्तर है वो काफी बढ़ जाता है, और जब कीमत स्तर बढ़ जाता है तो सामान्य उपभोक्ता उच्च कीमतों के कारण उस वस्तु का उपभोग नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, दूसरे देशों से बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं खरीद लेंगे उसी तरीके की, और बाजार में कम कीमत पर वो उपलब्ध हो जाएगी। यानी जो उपभोक्ता पहले ज्यादा कीमत पर वस्तु नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उत्पादन कम था उनका, तो हमने उन वस्तुओं को दूसरे देशों से क्रय कर लिया, तो कम कीमत पर अदर वेराइटीज की कमोडिटीज, अदर प्रकार की वस्तु हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। यानी तकनीकी एवं संसाधनों की कमी के कारण कभी कभी किसी वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में आयात के माध्यम से सस्ती वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है, यानी आयात करके आप उन वस्तुओं को खरीद लो और अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो। अगला संकट का सामना। अभी मैंने आपको कहा था कि कभी कभी दो या दो से अधिक देशों के मध्य युद्ध हो जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करते हैं किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा यानी अकाल, बाढ़, भूकंप, सुनामी या कोई नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसकी वजह से उस देश के उत्पादन के संसाधन नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं और उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित संसाधन उपलब्ध नहीं होते। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, जब हमारे पास संसाधन ही नहीं है तो उस वस्तु का उत्पादन तो संभव ही नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में अपन उस वस्तु को विदेशी व्यापार के थ्रू दूसरे देशों से आयात करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। एक कंडीशन तो ये कब हो सकती है, जब कौन सी परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए। दूसरी परिस्थिति उस समय भी उत्पन्न हो सकती है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य युद्ध हो रहा हो। रिसेंटली में आपने देखा होगा, जैसे अभी वर्तमान समय में अपन बात करें, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में काफी सारे संसाधन नष्ट किए जा चुके हैं रूस के द्वारा। अब यूक्रेन में वो सारी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध नहीं है जो वहां पर आवश्यक है। ऐसी संकट के समय में यूक्रेन क्या करेगा, अन्य देशों से विदेशी व्यापार के माध्यम से उन वस्तुओं सेवाओं को क्रय कर लेगा जो युद्ध के कारण खत्म हो गई है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। ठीक है, ये थे विदेशी व्यापार के कुछ लाभ। आगे और संसाधनों का समुचित उपयोग। जब आप विदेशी व्यापार करोगे तो आपके घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है, जब आप दूसरे देशों के साथ वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात करोगे तो आपके घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब आपके घरेलू उद्योगों का माल विदेशों में बिकने के लिए जाएगा तो घरेलू उद्योगों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे आय में वृद्धि होगी तो वो घरेलू उद्योग जितने भी उत्पादन के संसाधनों को काम में ले रहे हैं उनकी पूर्ण क्षमता के साथ उनको यूज में लेंगे ताकि उनका अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन लिया जा सके और उनसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो विदेशी व्यापार के थ्रू संसाधनों का भी समुचित उपयोग किया जाता है। प्रतिस्पर्धा का लाभ। अगर बाजार में कोई वस्तु ऐसी है जो विदेशी बाजार में और विदेशी प्रोडक्ट को आपका प्रोडक्ट क्या दे रहा है, प्रतिस्पर्धा दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो यहां पर पे आपको उसकी प्रतिस्पर्धा का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। सपोज करते हैं कोई भी वस्तु जो विदेशी बाजार में चल रही है और वैसा ही प्रोडक्ट वहां का बाजार भी बेच रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट वहां पर पसंद आ रहा है, तो उस देश के प्रोडक्ट को हमारा देश का प्रोडक्ट विदेशों में क्या दे रहा है, प्रतिस्पर्धा दे रहा है। और एक भारत को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है भारत का, और भारत को एक
किसी स्पेशल प्रोडक्ट की पहचान में अच्छी आइडेंटिटी दिला रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमने विदेशी व्यापार के महत्व पढ़े जो कि किसी भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे टॉपिक आता है वैश्वीकरण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण। समझते हैं वैश्वीकरण क्या होता है, और वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ये लिखा हुआ यहां पर पे ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण का मतलब समझिए। देखिए बच्चों, वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ आत्मसात करना। यहां पर लिखते हैं अपन देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ आत्मसात करना, आत्मसात करना। और आत्मसात करने का मतलब होता है जोड़ना। आत्मसात करना का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी कि बच्चों वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जब हम विदेशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं या मिलाते हैं या आत्मसात करते हैं तो इसे कहा जाता है वैश्वीकरण। अब कैसे होता है ये, इसका मतलब ये है कि हमारी वस्तु सेवाएं विदेशों में जाए बिकने के लिए और विदेशों से वस्तु सेवाएं हमारे देश में आए बिकने के लिए। हमारी कोई टेक्नोलॉजी जो विदेशों के पास उपलब्ध नहीं है तो हम उस टेक्नोलॉजी को विदेशों के साथ शेयर करें, और विदेशों के पास वो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं है तो हम उस टेक्नोलॉजी को विदेशों से ले लें। हमारे इस एजुकेशन का कोई ऐसा कोर्स जो विदेशों में उपलब्ध नहीं है तो हम उस कोर्स को विदेशों में उपलब्ध कराएं, और विदेशों का कोई ऐसा एजुकेशन कोर्स जो हमारे देश में नहीं है तो हम उसको विदेशों से खरीद ले। यानी क्या हो रहा है, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है, उत्पादन के साधनों का आदान प्रदान हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम आदान प्रदान हो रहा है। यानी ये क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में आत्मसात किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो एक लाइन में अपन मीनिंग बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण का अभिप्राय होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था या अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ आत्मसात करना, मिलाना या जोड़ना, इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। और प्यारे बच्चों किसी भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैश्वीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के थ्रू हम विकसित हो सकते हैं, हमारा देश विकसित हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें हमें मिल सकती है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और वो सारी चीजें अपन विदेशों को उपलब्ध करवा सकते हैं जो हमारे पास काफी ज्यादा सरप्लस क्वांटिटी में, जिनकी विदेशों को आवश्यकता है। इससे दो या दो से अधिक देशों के जो संबंध है उनमें भी सकारात्मकता आती है। पढ़ते हैं वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी वैश्वीकरण क्या है, बहुत सारे देशों के मध्य विदेशी व्यापार और निवेश में तीव्र वृद्धि। यानी भारत की कोई भी कंपनी दूसरे देशों में जाकर के निवेश करे और दूसरे देश की कोई भी कंपनी भारत में आकर के निवेश करे, निवेश में तीव्र वृद्धि ही, और इसी को क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। अब इससे होता क्या है, इसी कारण से बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य क्या हो रही है, संचालित हो रही है। और अभी अपन यही समझा कि दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आत्मसात करना, मिलाना, यह वैश्वीकरण कहलाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यही तो काम करती है कि दो या दो से अधिक देशों में अपनी सेवाओं को प्रदान करती है, अपनी सेवाएं बढ़ाती है। ठीक है, तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यानी दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, निवेश का आदान प्रदान हो रहा है। हमारी कंपनी विदेशों में निवेश करिए, विदेश की कोई कंपनी हमारे यहाँ निवेश करिए। प्रौद्योगिकी, जो टेक्निक हमारे पास नहीं है हम विदेशों से खरीद रहे हैं, जो टेक्निक हमारे पास नहीं है हमारे पास उपलब्ध है और विदेशों में नहीं है हम विदेशों में भेज रहे हैं, इन सब का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है।
भूमंडलीकरण, प्यारे बच्चों वैश्वीकरण को एक और नाम दिया जा सकता है जिसे कहा जाता है भूमंडलीकरण, यानी भू का मंडलीकरण करना। ठीक है, भूमंडलीकरण बोलिए या वैश्वीकरण बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के उद्देश्य, भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यानी भारत के संदर्भ में अगर अपन वैश्वीकरण को देखें तो समझते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं वैश्वीकरण के। सबसे पहला डिस्कस किया जा रहा है आपसे, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। यानी वैश्वीकरण का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी विश्व की अन्य देशों, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है, ताकि हमारे देश की पहचान विदेशों में काफी ज्यादा बन सके, हमारा देश एक स्पेशल आइडेंटिटी रखे दुनिया के सभी देशों के अंदर। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे देश के द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। दूसरी बात, विकसित देशों, देखो बच्चों विकसित देश ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देश या जिन देशों का जीडीपी अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है उनको विकसित देशों की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाता है। तो विकसित देशों में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित देशों में आ सकती है क्योंकि वहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, इसलिए आधुनिक तकनीक, मॉडर्न तकनीक विकसित देशों के अंदर ही हो सकती है। तो विकसित देशों की बात की जा रही है आपसे, विकसित देशों में उपयोग किए जा रहे आधुनिक तकनीक तथा बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को भारत में लाने का प्रयास करना। यानी वैश्वीकरण के माध्यम से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो विदेशों में चल रही है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको वैश्वीकरण के माध्यम से कहां लाया जाए, भारत में लाया जाए। ये दूसरा उद्देश्य होगा हमारे देश में वैश्वीकरण का। अगला पॉइंट, विदेशी तकनीकों से उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाना, यानी विदेशों की वो टेक्नोलॉजी खरीदना जो कम समय में क्या करती है, ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती है, और ऐसा वैश्वीकरण के माध्यम से संभव हो सकेगा। तो विदेशों से उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाना तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी वो सारी टेक्निक विदेशों से ले आना जो हमारे पास नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे हमारे देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और काफी अच्छी गुणवत्ता में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हमारे देश में हो सकेगा। अगला महत्व है संस्थागत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कहा जाता है एफडीआई। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके देश की कोई भी कंपनी विदेशी कंपनी में पैसा निवेश करती है तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको एक बहुत बड़े लेवल पर भी देखा जाता है जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग। तो संस्थागत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। किसको गति प्रदान करना? आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। नेक्स्ट है भारतीय बाजार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, यानी हमारे देश का बाजार विश्व से प्रतिस्पर्धा करेगा। किसी भी देश के किसी भी वस्तु के उत्पादन में अगर हमारा देश अग्रणी है, काफी अच्छी मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है, काफी अच्छी गुणवत्ता में वस्तु का उत्पादन होता है, तो वो विदेशों में जाएगी वस्तु और विदेशों के बाजारों में हमारे देश के बाजार बहुत अच्छी तरीके से प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश का रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की आईटी में भूमिका। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? दूर संचार सुविधाएं, जैसे टेलीग्राफ की बात की जा सकती है, टेलीफोन की बात की जा सकती है, मोबाइल फोन की बात की जाती है, फैक्स की बात की जाती है, और साथ ही साथ उपग्रह संचार का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्र में संवाद करने में उपयोग किया जाता है। यानी आईटी सेक्टर के अंदर भी वैश्वीकरण की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जितने भी हम लोग दूर संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी
आप जानते हो वैश्वीकरण के माध्यम से आप यहाँ बैठे यानी अगर भारत में हो तो आप किसी विदेशी व्यक्ति से, अगर भारत के बाहर किसी दूसरे देश में आपके रिश्तेदार कोई फ्रेंड्स आपके रहते हैं तो आप डायरेक्ट उनसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? टेलीग्राफ के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, फैक्स के थ्रू। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आपका देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का आईटी सेक्टर के अंदर भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत बड़ी भूमिका इसके द्वारा निभाई जाती है। साथ ही साथ उपग्रह संचार कम्युनिकेशन जो किया जाता है उसके अंदर भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये था हमारा वैश्वीकरण में आईटी की भूमिका। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक आ रहा है व्यापार अवरोधक। बहुत अच्छे से नाम से क्लियर है, व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो हमारे देश के व्यापार में बाधा बनते हैं उसे कहा जाता है या उन्हें कहा जाता है व्यापार अवरोधक। जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो वो कारक जो हमें व्यापार करने में परेशानियां उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, उन सबको व्यापार अवरोधक कहा जाता है। कुल मिलाकर के व्यापार के वो कारक जो व्यापार करने में हमें अवरोधक या परेशानियों के रूप में सामने आते हैं उन्हें व्यापार अवरोधक कहा जाता है। कैसे? सरकार द्वारा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार अवरोधक नेचुरल भी हो सकता है और सरकार के द्वारा भी अपनाए जा सकते हैं, इसे भी व्यापार अवरोधक कहा जाता है। यानी सरकार खुद जानबूझकर व्यापार अवरोधक उत्पन्न कर सकती है। कैसे? सुनिए, सपोज करिए हम लोग किसी दूसरे देश से कोई एक स्पेशल वस्तु है जिसका बहुत ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं और उस आयात के कारण क्या हो रहा है, हमारे देशों की काफी सारी आय दूसरे देशों के अंदर जा रही है। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, जैसे हम आयात करेंगे तो हमें दूसरे देशों को क्या देनी पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। यानी कि हमारी इनकम कहां चली गई? दूसरे देशों में चली गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम दूसरे देशों से वस्तु सेवाओं का आयात करते हैं तो हमारी इनकम तो जा ही रही है, साथ ही साथ उस वस्तु के उत्पादन की संभावनाएं हमारे देश में होती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु आपको डायरेक्ट विदेशों से मिल रही है उस वस्तु के उत्पादन की कल्पना नहीं की जाती देश में, यानी उस वस्तु से संबंधित उत्पादन के साधन विकसित नहीं हो पाते। ऐसी परिस्थिति में सरकार इन चीजों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं फॉलो करती है जिससे उस व्यापार को या उस आयात को कम से कम किया जा सके। जैसे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, अब सरकार जैसे टैक्स बढ़ाएगी तो आप जिन वस्तुओं का आयात करे हो वो पहले से क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, और महंगे होते ही आप उसको खरीदना कम कर दोगे, यानी उसका आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसे कहेंगे व्यापार अवरोध, क्योंकि सरकार ने उस व्यापार को, उस आयात को कम करने के लिए आप लोगों पर लगाया जाने वाला टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। तो अब आप व्यापार नहीं करोगे, आप आयात नहीं करोगे, क्योंकि वो वस्तु पहले की अपेक्षा आपके लिए क्या हो गई? महंगी हो गई। तो जो व्यापार अवरोध है ये नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी कोई न कोई किसी न किसी चीज के थ्रू भी उत्पन्न हो सकते हैं, और ये जानबूझकर सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं। और सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि हमारे देश को प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे देश के आय को दूसरे देशों में ज्यादा भेजने से रोका जा सके। तो देखिए, सरकार द्वारा माल या सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोध कहलाता है। देखिए, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। जब हमारे देश की सरकार आयात निर्यात पर या वस्तुएं सेवाएं बेचने पर खुद प्रतिरोध या खुद अवरोध लगा देती है, कुछ बाधाएं लगा देती है, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर देती है, तो उसे व्यापार अवरोध के नाम से जाना जाता है। तो सरकार द्वारा माल या सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोध कहलाता है। आयात पर कर, जिसे आप कहोगे आयात शुल्क, आयात पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता? आयात शुल्क। अगर सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया, इसका मतलब आपको ज्यादा कर चुकाना पड़ेगा, तो वो वस्तु आपके लिए क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, और महंगी होगी तो आप उसको कम खरीदने की या विदेशों से कम क्रय करने की सोचोगे, तो अपने आप ही व्यापार पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। इसे कहेंगे व्यापार अवरोध, क्योंकि सरकार ने आयात पर लगने वाला कर, जिसे आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है, उसे बढ़ा दिया है। तो आयात पर कर अर्थात आयात शुल्क व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए भी कहा गया है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है। कैसे? सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने
और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। यानी सरकार व्यापार अवरोध इसलिए लगाती है क्योंकि सरकार अगर किसी वस्तु स्पेशल के लिए चाहे कि कौन कौन सी वस्तुएं हमारे देश से में आयात और निर्यात होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए, इन सब पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, आयात निर्यात पर कर बढ़ा सकती है और व्यापार में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। इसी तरह कोटा का अभिप्राय होता है प्यारे बच्चों कि किसी भी वस्तु की मात्रा निश्चित कर देना कि कितनी मात्रा में उसको विदेशों के साथ हम आयात और निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोटा आयात या निर्यात करने के माल की मात्रा पर प्रतिबंध का एक तरीका है। यानी कोटा क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए, इतनी मात्रा में वस्तु का आयात या निर्यात किया जा सकता है। और बच्चों लास्ट टॉपिक है उदारीकरण। उदारीकरण को कहा जाता है एक वैश्वीकरण पढ़ा आपने जिसको आपने ग्लोबलाइजेशन का। अब हम लोग पढ़ रहे उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। देखिए बच्चों उदारीकरण का क्या अभिप्राय होता है, थोड़ा सा समझना अच्छे से। 1991 के अगर पहले की बात करें, 1991 के पहले की बात करें तो हमारी सरकार ने देश में प्रतिबंधनात्मक व्यापार नीति अपना रखी थी। कौन सी नीति अपना रखी थी? प्रतिबंधनात्मक 1991 से पहले हमारी सरकार ने प्रतिबंधनात्मक व्यापार नीति अपना रखी थी। और प्रतिबंधनात्मक व्यापार नीति का अभिप्राय है कि इससे पहले सरकार ने कई सारे उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था कि कोई भी उद्योग बिना लाइसेंस व्यवस्था के स्थापित नहीं हो पाएगा। यानी अगर कोई नया उद्योग स्थापित होना है तो पहले उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जाकर के उस उद्योग की स्थापना की जा सकती है। दूसरा, कई सारी वस्तुओं पर के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था। यानी सरकार ने वस्तु निर्धारित की गई थी सरकार के द्वारा 1991 से पहले कि इन वस्तुओं का आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, अगर किन्हीं वस्तुओं को आयात निर्यात के लिए छोड़ा भी गया था तो उन पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए हुए थे। और मात्रात्मक प्रतिबंध का अभिप्राय होता है कि उनकी मात्रा निश्चित कर दी गई थी कि इस मात्रा से कम या ज्यादा का दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं किया जा सकता। अब इससे हमारे जो देश का औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी कमजोर हो गया, क्योंकि जब आपके देश में उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तो औद्योगिकरण नहीं हो पाएगा, देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश के लोगों की आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आयात निर्यात नहीं करोगे तो उन वस्तुओं का उपभोग आप नहीं कर पाओगे जो वस्तु आपके देश में उत्पादित नहीं होती। तो 1991 से पहले भारत सरकार ने प्रतिबंधनात्मक व्यापार नीति अपना रखी थी। लेकिन 1991 के समय किसकी बात करेंगे अपन? 24 जुलाई 1991 की बात करेंगे अपन। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? 24 जुलाई 1991। देखिए 24 जुलाई 1991 को क्या घटना हुई? 24 जुलाई 1991 24 जुलाई 1991 में भारत सरकार ने इस प्रतिबंधनात्मक व्यापार नीति को समाप्त करा और हमारे देश में नई आर्थिक नीतियां लागू करी। ठीक है, और वो नई आर्थिक नीतियों में क्या क्या लागू करा? सबसे पहला जी यानी ग्लोबलाइजेशन, दूसरा करा एल यानी लिबरलाइजेशन और तीसरा करा पी यानी प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं? हमारे देश की आर्थिक नीतियों के पार्ट हैं जो भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को लागू करे थे। और इनके अंतर्गत तीन चीजें आती है। ग्लोबलाइजेशन जिसको अपन ने वैश्वीकरण के नाम से पढ़ा है, लिबरलाइजेशन जिसको अपन उदारीकरण के नाम से पढ़ रहे हैं, और तीसरा होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और शॉर्ट में इनको कहा जाता है LPG। यानी ये लिबरलाइजेशन हो गया, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया और ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत सरकार ने क्या करा कि भारत सरकार ने जिन जिन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, यानी विदेशी व्यापार में जो प्रतिबाधाएं लगा रखी थी, देश के औद्योगिकरण में जो प्रतिबाधाएं लगा रखी थी, जो लाइसेंस व्यवस्था अपना रखी थी, उनको काफी हद तक समाप्त या काफी हद तक कम कर लिया। यानी
अब यहां से आप उद्योगों की स्थापना कर सकते हो, सभी उद्योग आप स्थापित कर सकते हो। सरकार से आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने केवल कुछ ही उद्योगों को लाइसेंस व्यवस्था के दायरे में रखा, बाकी देश को फ्री कर दिया कि इन उद्योगों के अलावा कोई सा भी उद्योग आप बिना सरकार से लाइसेंस के स्थापित कर सकते हो। सरकार ने जो वस्तुओं सेवाओं के व्यापार पर यानी आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ था वो भी समाप्त कर दिया। जिन वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे आयात निर्यात में वो भी सरकार ने समाप्त कर दिया। इसे कहा जाता है उदारीकरण, यानी विदेशी व्यापार पर लगाए जाने वाले सारे प्रतिबंधों को कम करना, व्यापार में आने वाले अवरोधकों को हटाना। तो पढ़ते बच्चों, सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। यानी सरकार जो अवरोधक हटा रही है विदेशी व्यापार के, जो प्रतिबंध हटा रही है, उसे क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहा जाता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रण को हटाने की प्रक्रिया को 1991 में शुरू करा गया, जैसे मैंने आपको यहां बताया, और फिक्स डेट क्या है? 24 जुलाई 1991 में। और ये आर्थिक नीतियां हमारे देश में भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय थे, यानी जो वित्त मंत्री थे, और उस समय वित्त मंत्री थे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इन नीतियों का अनाउंसमेंट करा गया था। ठीक है, तो उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है, यानी व्यापार खुद निर्णय ले सकते हैं। क्या क्या वो आयात निर्यात करना चाहते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं। वर्तमान में सरकार पहले की तुलना में कम प्रतिबंध लगाती है, यानी उदारीकरण के अंतर्गत प्रतिबंधों को कम कर दिया जाता है और इसलिए इसे अधिक उदार माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण के उद्देश्य: उत्पादन प्रणाली को सक्षम बनाकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी हमारी कंपनी दूसरे देशों में जाकर के दूसरे देशों की कंपनियों में निवेश करेगी और वहां से एक रेगुलर आय प्राप्त करते रहेगी, जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आधुनिक तकनीक, हम लोग दूसरे देशों से तकनीक का क्रय कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों में तकनीक भेज सकते हैं। औद्योगिकरण या उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी पहले जितना कठिन थे उद्योग बनाना, उद्योगों की स्थापना करना, उदारीकरण के बाद उतना ही काफी ज्यादा सरल हो गया है। लास्ट टॉपिक लेते हैं प्यारे बच्चों, विदेशी व्यापार संगठन। और विदेशी व्यापार संगठन को कहा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है। प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुई है 1 जनवरी 1995 को। हमारे देश में WTO कब स्थापित हुआ? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई है। ठीक है, WTO क्या करेगा कि WTO जितने भी WTO के सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को विश्व व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उन देशों को अगर विश्व व्यापार में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उन परेशानियों को हल करने का काम भी किसका होगा? WTO का होगा। यानी अपने सदस्य देशों को प्रशिक्षण देता है कि किस तरीके से विश्व व्यापार किया जाता है। दूसरी बात, अपने सदस्य देशों को विश्व व्यापार में आने वाली कठिनाई को दूर करता है और 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य यदि संबंध खराब हैं तो व्यापार से संबंधित उन देशों के संबंधों को सुधारने का काम भी किसका होगा? विश्व व्यापार संगठन का होगा। यह हमारे देश में 1 जनवरी 1995 को स्थापित करा गया। और प्यारे बच्चों, जो विश्व व्यापार संगठन स्थापित किया गया, इससे पहले एक व्यापार था गेट। इस गेट को रिप्लेस करके इस गेट की जगह क्या लाया गया? WTO लाया गया, जो 1 जनवरी 1995 से अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करता है। इसका मुख्य कार्य सुनिश्चित करना है कि व्यापार आसानी से, अनुमानित रूप से और जितना संभव हो सके उतना स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। यानी WTO का मानना है कि जब भी 2 या 2 से अधिक देश आपस में व्यापार करते तो उनके द्वारा किया जाने वाला व्यापार आसानी से होना चाहिए, अनुमानित रूप से होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। यानी किसी भी तरीके के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए। इसने भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है।
विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्यारंभ किया है। यानी जो विकसित देश हैं उनकी पहल पर विश्व व्यापार को संगठन को स्थापित करा गया है और इसने अपना कार्य प्रारंभ करा है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उदारीकरण का मतलब जितनी भी प्रकार की प्रतिबाधाएं हैं उन सबको दूर करना रहेगा और यह सुनिश्चित करना कि उनके सदस्य अपने नियमों का पालन करते हैं और यह सुनिश्चित करना कि WTO ने जो भी नियम बनाए हैं विश्व व्यापार से संबंधित ये सारे नियम इसके सदस्य देशों के द्वारा फॉलो करने चाहिए। विश्व के 164 देश जून 2018 तक यानी WTO के विश्व के कुल देशों में से जून 2018 तक 164 देश इसके सदस्य देश रहे हैं और यही संख्या 29 जुलाई 2018 को कितनी हो गई? 164 देश थे, यानी दोनों की बराबर है। उतने 1918 में भी 164 थे और 29 जुलाई 2018 को भी कितने हैं? 164 देश थे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।